नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन में सबसे पहले बात उस शख्स की जिसकी वजह से आजादी से पहले ही हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए, जिसकी वजह से सड़कों पर खून की नदियां बही, गांव और शहरों में लाशों की ढेर लग गई, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। हिंदुस्तान को ऐसा घाव मिला जो कभी भर नहीं सकता। जी हां, हम बात आज उसी जिन्ना की कर रहे हैं जिसकी वजह से भारत का बंटवारा हुआ। उस जिन्ना की आज न जयंती है और न ही पुण्यतिथि, फिर भी वो अचानक चर्चा में आ गया है। भारत को अनगिनत घाव देने वाला, हिंदुस्तान को चीरकर खून बहाने वाला जिन्ना को जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने स्वतंत्रता सेनानी बता दिया और देश के बंटवारे के लिए जिन्ना को नहीं बल्कि नेहरू को जिम्मेदार बताया है। जिन्ना को लेकर जेडीयू एमएलसी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। नहीं जानता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए कि हम देश के प्राइम मिनिस्टर बने, इसके चक्कर में देश का विभाजन करवाया। मैंने उनको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहा है। कायदे आजम का मतलब होता है कि सबसे बड़ा लीडर। जिस वक्त देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त जिन्ना की बहुत बड़ी अहमियत थी और बहुत आगे थे वो लड़ाई में। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए, हम भारत वालों के लिए, कि देश बटा और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। और खालिद अनवर के जिन्ना प्रेम पर सियासत में भूचाल आना स्वाभाविक है। बीजेपी ने जिन्ना प्रेमियों को पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी भी अपने अपने हिसाब से तर्क दे रही है। मेरा मानना सिर्फ इतना ही है, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग सिर्फ महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं, और जिन लोगों की मानसिकता पाकिस्तान में रहने वाले लोग थे वो जिन्ना की पूजा करने पाकिस्तान चले गए। हिंदुस्तान में रहने वाले गांधीवादी हैं और भारत माता की पूजा करते हैं, और जो लोग आज भी हिंदुस्तान में रह गए और जिन्ना की पूजा कर रहे हैं तो उनको पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, हिंदुस्तान में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। कभी जिन्ना का नाम लेते हैं, कभी सरदार पटेल का नाम लेते हैं, और हद तो यह है कि ये लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को कम करके आंकते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी है जो बीजेपी का है। जेडीयू के नेता भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। जेडीयू बीजेपी जिन्ना और पाकिस्तान पर राजनीति कर रही है। बेरोजगारी दूर करने की बात, महंगाई दूर करने की बात कब करेंगे? सत्ता में बैठ करके ऐसे ही मुद्दों पर ये राजनीति की रोटी सेकते हैं। इससे ज्यादा ये जनता के हित की बात नहीं सोच सकते हैं। लोग जहरीली शराब से बिहार में मर रहे हैं, महंगाई 7वें आसमान पर है, बेरोजगारी की मार से नौजवान परेशान है। इस पर कब बात करेंगे? और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर जिन्ना भारत विभाजन का जिम्मेदार क्यों है। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को भड़काया। जिन्ना ने कहा कि बहुसंख्यक भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होगा। मुस्लिम लीग ने 1920 में भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। 1930 से जिन्ना ने मुसलमानों को भड़काना शुरू किया। 1932 से 1942 तक देश तोड़ने की तमाम कोशिशें की। 1940 में लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। जिन्ना ने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग धर्म बताया। धर्म, रीति रिवाज और संस्कृति के आधार पर देश की मांग की। वही नहीं, पाकिस्तान बनाने की जल्दबाजी में पागलपन की हद तक जिन्ना पहुंच गया। 15 अगस्त 1946 को हिंदुओं के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन का फरमान दिया गया। डायरेक्ट एक्शन में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग घायल और बेघर हुए। कोलकाता में 72 घंटों में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, वहीं 20 लोग घायल हुए। और अब बात नेपाल बॉर्डर से लगातार हो रही घुसपैठ की। मधुबनी में भारत नेपाल बॉर्डर पर 3 नाइजीरिया नागरिकों को पकड़ा गया है।
भारत नेपाल की सीमा से एसएसबी जवानों ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अवैध तरीके से बॉर्डर पार कर रहे थे। एसएसबी और जयनगर पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। ये पहला मौका नहीं है जब अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे विदेशी नागरिकों को बॉर्डर पर पकड़ा गया हो। ये किस मकसद से भारत में घुस रहे हैं और क्या इनकी मंशा आपराधिक है या फिर ड्रग का व्यापार करना या फिर भारत में रहना, ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, अब हम आपको तारीख दर तारीख दिखा रहे हैं कि आखिर नेपाल बॉर्डर पर विदेशी सेंध कैसे और कहां-कहां मारी गई। देखिए, 21 नवंबर को जयनगर में 3 नाइजीरिया नागरिक गिरफ्तार किए गए। बिना कागजात के पकड़े गए इन तीनों नाइजीरियन नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऑटो चालक और एक नेपाली नागरिक भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया। मधुबनी के जयनगर में एसएसबी ने इन्हें पकड़ा। वहीं 28 अक्टूबर की अगर बात करें तो 28 अक्टूबर को अररिया में 3 उज्बेक महिलाएं गिरफ्तार की गई। एसएसपी ने ऑटो से तीनों को पकड़ा। बिना कागजात भारत में प्रवेश करने का इन तीनों पर आरोप लगा। वहीं नेपाल में 11 अफगान नागरिक पकड़े गए, जिनमें से 6 के पास नकली भारतीय आधार कार्ड बरामद किया गया। 10 अक्टूबर की बात करें तो 10 अक्टूबर को ठाकुरगंज से 4 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। दोनों के पास हिमाचल प्रदेश के आधार कार्ड मिले। दोनों में से एक चीनी और एक नेपाली नागरिक बताया गया। 6 सितंबर को सीमा पर एक इतालवी नागरिक गिरफ्तार किया गया। 2020 में ही खत्म हो चुका था, जिसका पासपोर्ट और वीजा और अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश उसके द्वारा की जा रही थी। और चलिए बढ़ते आगे। पटना पुलिस ने एक ऐसे बड़े जालसाज को गिरफ्तार किया है जो साइबर अपराध और अलग अलग तरीकों से ठगी का रास्ता अपनाकर लोगों को चूना लगाता था। इस साइबर अपराधी का नाम मुन्ना कुमार है, जो मूल रूप से पटना जिले के ही बेलछी थाना क्षेत्र के सिकंदरा गांव का रहने वाला है। पटना की पत्रकार नगर थाना की पुलिस ने इस कुख्यात साइबर अपराधी को पौष इलाके राजेंद्र नगर गोलंबर के पास एक एटीएम से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो साइबर अपराध के माध्यम से खाते में आए रुपए को निकालने पहुंचा था। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी मुन्ना के पास से 60 से अधिक एटीएम कार्ड, एक पिट्ठू बैग के अलावा 1.50 लाख कैश बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक साइबर अपराध की दुनिया में लोग इसे मुन्ना के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका असली नाम शिव शंकर है और इसका पैतृक गांव नालंदा जिले के अस्थावा में है। पुलिस ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। शिवशंकर ने पटना के बाईपास इलाके में छोटी पहाड़ी के पास महंगी जमीन खरीद चुका है। आलीशान 3 मंजिला मकान भी बनवा रहा है। और देखिए, इस पूरे मामले में हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, साइबर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और इस मामले में आगे किस किस की गिरफ्तारियां हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर एक अहम कामयाबी है इस लिहाज से, चूंकि ये जो पकड़ा गया है बेलछी थाना बाढ़ थाना क्षेत्र का ये अपराधी है और सबसे बड़ी बात है कि जो पूछताछ में उसने जानकारी दी है कि उसकी रेलवे में नौकरी लग चुकी है और केवल मेडिकल होना बाकी है। तो ऐसे में इस शातिर के दिमाग का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा शातिर है ये। और इसके गिरोह में 8 से 10 सदस्य हैं और इसके अपने रिलेटिव्स भी इसके गिरोह में शामिल हैं। एटीएम से जब ये 1.5 लाख रुपए निकाल कर बाहर निकला तब पुलिस ने इसे दबोच लिया। हालांकि इस दौरान एक दूसरा अपराधी भी था जो बाइक पर बैठा हुआ था और वो मौके से फरार होने में सफल रहा। तो पटना पुलिस को जो उसने जानकारी दी है उसके अनुसार लॉटरी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से और केवाईसी, बैंक का जो केवाईसी है वो फ़ोन करता था और उसके बाद फ़ोन करके वो बताता था कि आपका केवाईसी का ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके बाद ये आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर गया है, तो इसके बदले में वो पैसे लेता था। और तकरीबन उसने साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए 50 से अधिक बैंक खाते खोल कर रखे थे और दूसरों के नाम पर ये बैंक खाते वो संचालित करता था। और इसके बदले में जो लोग थे तो प्रति पासबुक के हिसाब से जो पासबुक धारी थे उनको 5,000 रुपये महीने में देता था। तो
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये एक बड़ा नेटवर्क था। 60 एटीएम कार्ड का बरामद होना, आप समझ सकती हैं कि ये जो शातिर था वो 60 एटीएम कार्ड को यूज करता था, तो कितना इसका ट्रांजैक्शन था। महीने में ये तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए जो है उसका ट्रांजैक्शन करता था, ऐसा पुख्ता सबूत पटना पुलिस को मिला है। ये मकान भी बनवा रहा था। फिलहाल इस मकान को पटना पुलिस ने सील कर दिया है और गिरोह के सरगना समेत जो बाकी के सदस्य जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। जी संजय, जाहिर सी बात है कि इसके पीछे एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसके गिरोह में 10 से 12 सदस्य और थे, तो उनकी गिरफ्तारी कब तक संभव है? देखिए, निश्चित तौर पर कई क्लू मिले हैं पटना पुलिस को इंट्रोगेशन के हिसाब से। इसने कई जानकारी दी है पटना पुलिस को। तो नालंदा, बार और इस्लामपुर, नालंदा का इस्लामपुर जो है, तमाम जो ऐसे जिले हैं, जगह हैं जहां पर पुलिस रेड कंडक्ट कर रही है। और अब तक हम लोग मानते थे कि जामताड़ा जो झारखंड में है, वहीं से साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, लेकिन राजधानी पटना भी अब धीरे धीरे इसका हब बनता जा रहा है। कई जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो पटना पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और मुन्ना कुमार की गिरफ्तारी एक अहम कामयाबी है, क्योंकि कई कांडों में इसकी जो पटना पुलिस है उसको तलाश थी और इसकी गिरफ्तारी कई कांडों का उद्भेदन करने में मदद देगी, ऐसा दावा है पटना पुलिस का। और देखना होगा जो बाकी के गिरोह हैं, उनकी जो सदस्य हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड कंडक्ट किया जा रहा है, तो आखिरकार पटना पुलिस उनको कब तक गिरफ्तार कर पाती है। जी संजय, कितने वक्त से इस मुन्ना कुमार की संलिप्तता थी साइबर क्राइम में? जो पटना पुलिस के अधिकारी हैं उनसे न्यूज 18 की जो बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि पिछले 4 से 5 सालों से ये इस नेटवर्क को अंजाम दे रहा था और ऐसे में अगर एक महीने में 45 से 50 लाख रुपए ये ट्रांजैक्शन कर रहा था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा शातिर है। बहरहाल पटना पुलिस को इस बात का भी अंदेशा है कि इसका नेटवर्क न केवल बिहार में बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी फैला हुआ है। तो ऐसे में पटना पुलिस जो अब तक क्लू मिला है उसके आधार पर दूसरे राज्यों की पुलिस से भी संपर्क कर रही है और निश्चित तौर पर जितना बड़ा ये नेटवर्क है दूसरे स्टेट से भी गिरफ्तारी होगी, ऐसा पटना पुलिस मान रही है। और देखना होगा आने वाले दिनों में जब पूरे गिरोह को पटना पुलिस पकड़ती है तो इसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ था और कौन कौन से लोग इस गिरोह में शामिल हैं, उनका खुलासा हो पाएगा। बिल्कुल, चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। रेल मंत्रालय ने अहम फैसला लेते हुए कहा है कि मेल, एक्सप्रेस स्पेशल और हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों की सेवा अब रेगुलर ट्रेनों जैसी ही होगी, यानी स्पेशल ट्रेन का चार्ज यात्रियों को अलग से नहीं देना होगा। कोरोना काल से पहले से लागू सामान्य किराया यात्रियों से लिया जाएगा। यह नियम सभी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन में लागू करने का फैसला रेल मंत्रालय ने लिया है। वहीं यात्रियों ने रेलवे के फैसले का स्वागत किया है। ट्रेन से सफर करने वाले लोगों का साफ तौर पर मानना है कि रेलवे के फैसले से उनकी जेब पर भार कम पड़ेगा। इसको तो हम बहुत अच्छा मैंने कहेंगे कि जो लिया गया फैसला बहुत किस लिहाज से अच्छा है? ये पैकेट में रुपया मनी के लेकर के भी बहुत राहत, जहाँ 100 रुपया भाड़ा था आप 40 रुपया लगेगा, इसलिए बहुत अच्छा मैंने आराम से सफर कर सकेंगे। पैकेट पे इस महंगाई में पैकेट पर कम बोझ पड़ेगा, बाल बच्चा परिवार पर इसका असर जैसे कम पड़ेगा। इसके लिए सबके लिए अच्छी इसका आती जाएगी। ये फैसला होना चाहिए था। हाँ, होना चाहिए था। भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और फैसला यह है कि अब स्पेशल ट्रेनों का स्टेटस खत्म कर दिया जाएगा। रेलवे ने यह फैसला अब ले लिया है कि जो स्पेशल नंबर के तौर पर चलने वाली ट्रेनें हैं वो अब रेगुलर ट्रेन नंबर के हिसाब से चलेंगी, यानी अब सभी ट्रेनें कोरोना काल से पहले की तरह चलेंगी और उनके पुराने नंबर और पुराना किराया ही लागू किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बाद रेलवे मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन की तरह चला रहा था, लेकिन इन्हें अब फिर से सामान्य कर दिया गया है, यानी अब हॉलिडे स्पेशल, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवा पहले की तरह जारी हो जाएगी। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी सर्कुलर में यह बताया गया है कि यह आदेश कुछ दिनों में सभी रेलवे जोनों में लागू हो जाएगा। रेलवे के इस फैसले के बाद तकरीबन 1700 से ज़्यादा ट्रेनों को रेगुलर ट्रेनों के तौर पर रीस्टोर किया जाएगा। यात्रियों की लंबे अरसे से यह मांग थी कि स्पेशल ट्रेनों के नाम पर रेलवे अधिक फेयर यानी अधिक भाड़ा जो है वह वसूल करती है, लिहाजा उनकी जेब पर इसका असर पड़ता है। और अब रेलवे द्वारा यह फैसला कहीं न कहीं जो यात्री हैं उनके लिए राहत देने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि रेल मंत्रालय के इस बड़े फैसले में आखिर क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो अहम हैं। स्पेशल ट्रेन और स्पेशल किराया खत्म किया गया है। इस फैसले के तहत स्पेशल किराए की जगह पुराना किराया व्यवस्था लागू किया गया है। रेलवे अब न पैसे चार्ज करेगा और न रिफंड करेगा। अब पहले की तरह रेल का सफर होगा। एक्सप्रेस और हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों की सेवा रेगुलर ट्रेनों जैसी ही होगी और ट्रेनों में कोविड प्रोटोकॉल हालांकि जारी रहेंगे। कोरोना की वजह से ट्रेनों में कैटरिंग की सेवा उपलब्ध नहीं होगी। रेलवे की ओर से कंबल और चादर भी नहीं दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो फैसला रेलवे प्रशासन की ओर से लिया गया है उसके हिसाब से कोविड प्रोटोकॉल का तो पालन होगा, लेकिन लोगों की मुसीबतें थोड़ी कम जरूर होंगी। बढ़ते आगे, पूर्णिया में सरसी थाना इलाके के सरसी स्टेट बैंक के सामने पूर्व जिला परिषद सदस्य और वर्तमान जिला परिषद सदस्य अंगुलिका सिंह के पति विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने पीछे से उनके सिर में गोली मारी, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राजनीतिक रंजिश के चलते इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक पुलिस की ओर से नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच में जुट गई है और इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटेगी। और अगली खबर भोजपुर से, जहां के आयर थाना भवन के पास शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने बिना परमिशन जुलूस निकालकर भगवान भास्कर की प्रतिमा का विसर्जन करने से पूजा कमेटी के सदस्यों को रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई से आयर थाना भवन के पास का इलाका देखते ही देखते जंग के मैदान में तब्दील हो गया, जहां काफी देर तक पुलिस और छठ पूजा कमेटी के सदस्यों के बीच झड़प होती रही। इस दौरान भगदड़ भी मची। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को 4 से 5 राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें पूजा कमेटी के 4 लोग जख्मी हो गए। वहीं पुलिस ने पूजा कमेटी के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आयर गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने देर शाम आयर थाने का घेराव कर दिया। इस घटना के बाद से ही आयर गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आयर थाने की पुलिस ने चुप्पी साध रखी और कुछ भी बोलने से फिलहाल इनकार किया है। सूर्यदेव का विसर्जन करने जा रहे थे, गांव में हम लोग का कुछ भी नहीं हुआ। जब हम लोग पोखरा पर जा रहे थे तो बगल में थाना है, हम लोग को घेर घेर के मारा एकदम, यहाँ तक कि गोलीबारी भी किया। सब लोगों को दौड़ा का पीटा, यहाँ तक वो गोलीबारी भी किया। हम लोग का कुछ नहीं इसमें ये है, एकदम शांति से हम लोग विसर्जन करने जा रहे थे। गोली भी चला है, सूर्य भगवान के अपने मंदिर में मूर्ति है, पंडाली के पानी में मचवा दिया, वहीं पे गिरा दिया है। तल प्रभारी मूर्ति। और इधर मनेर पुलिस रेवा लीला टोला लूट और हत्याकांड मामले का खुलासा कर दिया है। दानापुर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि भाई ने ही अपनी बड़ी बहन के घर को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक लूट के दौरान उसने अपने बहनोई की हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। बुधवार को उदय कुमार की हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अंतर्गत एक घर में लूटपाट के क्रम में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और घर से कुछ रुपया बरामद लूटपाट कर लिया गया और चांदी और सोने का सामान जो है वो लूटपाट करके फरार हो गए। इसी क्रम में एसएचओ मनेर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें छापामारी की गई। इसमें 4 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं और घर से लूटा हुआ पैसा करीब 1 लाख रुपया, करीब 1 किलोग्राम जो सिल्वर है वो और कुछ सोने का सामान जो घर से लूटा गया था वो बरामद हो गया है। घटना के क्रम में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद हो गई है। और कटिहार के मोहना चांदपुर गांव में एक प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने खूंटी से बांधकर दोनों को जूते की माला पहना दिया, फिर सिर भी मुंडवा दिया। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से दोनों को मुक्त कराकर अपने साथ ले गई। आंख मतलब सोच के निकाल देंगे अभी।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।